तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। क्योंकि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन की परिभाषा मैंने और परावर्तन के नियम पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे समतल दर्पण की लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। आज हम आपको गोलीय दर्पण में बताएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हमारी परिभाषा जो होगी वो होगी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, तो आपको बता दें बेटा, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, ध्यान देना यहाँ पे रिंग नहीं, यानी कि वृत्त की बात नहीं हो रही है, गोले की बात हो रही है। जैसे एक बॉल होती है, ठीक है ना, तो बॉल अगर आपकी खोखली है तो वही खोखली बॉल की बात की जा रही है। अर्थात गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, एक आप गोला ले लेते हैं, ये गोला थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बन जाए। ये हमारा गोला है, तो इस गोले में कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा, ठीक। तो किसी खोखले गोले का, ये गोला खोखला है, बीच में खोखला है, बाकी चारों तरफ से ढका हुआ है, ठीक है ना, ऐसे गुंबद की तरह, बीच में क्या है, खोखला है। तो किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ, यहीं से कट कर दो, ये हिस्सा निकाल लो और ये पेंट कर दो। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर, क्योंकि दो पृष्ठ होंगे, जब हम काट लेंगे तो ऐसे कुछ हिस्सा निकल के आएगा, तो एक पृष्ठ आपका ये अंदर वाला दिखता है और एक पृष्ठ बाहर वाला। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर, यानी कि चाहे इस वाले पर और चाहे इस वाले पर पेंट या कलई की होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये मुख्य अक्ष होता है, आपको इसकी परिभाषा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं बेटा, कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई या पेंट किया होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। अब हम उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ये कटा हुआ भाग मैंने ले लिया और एक और ले लिया, ठीक है ना। अगर ये इसका देखो तो आप झुका हुआ भाग दिख रहा है और ये वाला हिस्सा उठा हुआ दिख रहा है। तो हम कैसे बताएंगे इसकी परिभाषा में कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है, आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज में पता होना चाहिए कि उत्तल किसे कहते हैं। तो उत्तल का मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल उठा हो। तो आप देख रहे हैं इसमें भी उठा है, इसमें भी उठा है, इसमें इधर उठा है, इसमें इधर उठा है, तो नहीं, आप यहाँ पे परिभाषा जो देंगे आप कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो। परावर्तक तल का मतलब जहाँ से प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है वो तल अगर उठा है तो उत्तल। यानी कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसमें हम अगर पीछे पेंट कर देते हैं तो इधर तो पेंट लग गया, इधर से प्रकाश अब वापस जाएगा नहीं, प्रकाश इधर से जाएगा और इधर टकराएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। तो इसका जो परावर्तक तल दिख रहा है वो क्या है, आपका झुका है, यानी कि अवतलित है। इसका तल अव है, झुका है, यानी कि ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा। और उत्तल किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो। उत्तल का मतलब उठा होना, उत्तल यानी कि तल उठा हो।
तो यहाँ पे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो यानी कि झुके हुए भाग पर पेंट लगा हुआ हो, ये हमारा दर्पण आप यहाँ से समझ सकते हो। ये तल देखो झुका हुआ है, ये तल उठा हुआ है। अगर इससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल, इससे हो रहा है तो अवतल। इससे परावर्तन होगा कब? जब पेंट इधर लगा होगा, और इससे परावर्तन कब होगा? जब पेंट इधर लगा होगा। तो परावर्तन अगर उठे हुए से हो रहा है तो उत्तल, और झुके हुए से हो रहा है तो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब परावर्तन उठे हुए तल से हो तो उत्तल, और जब झुके हुए तल से हो तो अवतल दर्पण कहलाता है। अब आपको कुछ परिभाषा और इम्पोर्टेंट देनी है। जैसे सबसे पहली परिभाषा आपको दर्पण में मिलेगी, वक्रता केंद्र। ठीक है ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अभी मैंने परिभाषा दी कि किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक क्या होता है? भाग होता है, और उस गोले का भैया एक केंद्र भी होता होगा। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि अगर आप इस दर्पण को ऐसे बना लेते हैं और इसका केंद्र यहाँ रहा होगा, तो ये केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए एक बार। जिस खोखले गोले का ये दर्पण कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, भैया जिस खोखले गोले का कटा हुआ ये भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, जिस खोखले गोले का कटा हुआ ये भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि यहाँ से ये जो दूरी है, ये दूरी ही आपकी वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र को O से, वक्रता त्रिज्या को R से नोट किया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला हमारा है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, या आप कह सकते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु। कौन से तल के? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाई? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। इसकी भी परिभाषा समाप्त। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बहुत आसान सी परिभाषा है कि वक्रता केंद्र C, सेंटर को C से यहाँ पे नोट करते हैं। अभी मैंने वो बताया था, O से भी कर सकते हैं, लेकिन C से ज़्यादातर नोट किया जाता है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है दर्पण का द्वारक। अगला कौन है? दर्पण का द्वारक है। बहुत आसान सी परिभाषा है इसकी। हम कह सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये जो आप देख रहे हैं, यही तल आपका परावर्तक है। तो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी व्यास को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब द्वार, द्वार का मतलब जो आपका एरिया है, आपके अंदर में आता है, वही आपका द्वारक कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कह रहा है दर्पण का जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का जो व्यास होता है, इसी व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
बहुत आसान सी परिभाषा आप बता सकते हैं कि किसी भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखना कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। ये हमारा मुख्य अक्ष था, इससे समान अंतर पर, ये देखो समान अंतर है, तो समान अंतर पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। रिपीट करिएगा, फिर से सुनिएगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी अगली है। फोकस दूरी भैया, तो मुख्य फोकस F तथा ध्रुव के बीच की दूरी, कौन कौन, मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसमें इतनी ही परिभाषा आपको इम्पॉर्टेंट थी जो देनी थी। अब आपको अगले दिन हम बताएंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध तथा दूरियों नापने के लिए जो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप आंकिक प्रश्न में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लेंस और दर्पण में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए आप हर बात को सटीकता से धीरे धीरे करके पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, इसे तैयार करिएगा। धन्यवाद।